नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम पेश करने जा रहे हैं देश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जेल से छूटने के बाद आजम खान की सियासी राह की। साथ ही रिपोर्ट दिखाएंगे दीपावली से पहले सीएम योगी की सूबे के छात्रों को छात्रवृत्ति तोहफे की। वहीं चलते चलते बात सीतापुर जिले के बीएसए की पिटाई की होगी। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। जेल से छूटने के बाद आजम खान की सियासी राह पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। जेल से छूटने के बाद आजम के बीएसपी में जाने की चर्चा सामने आई है। हालांकि आजम खान ने अपने अंदाज में मामले को गोलमोल बनाया है। सपा नेताओं ने कहा कि वो कहीं नहीं जाने वाले। तो वहीं अब 8 अक्टूबर को अखिलेश और आजम खान की मुलाकात भी होने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जेल से छूटने के बाद आजम खान में कितना दम। यूपी की सियासत में आजम खान की एक समय तूती बोला करती थी, लेकिन 2017 में सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा सियासी असर आजम खान और उनके परिवार पर पड़ा है। योगी सरकार में आजम के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे दर्ज हो गए। खैर, लंबे जेल प्रवास ने आजम खान की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाया। हृदय रोग, किडनी संक्रमण और बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं ने उन्हें कमजोर कर दिया। बहरहाल रिहाई के बाद 23 सितंबर को डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है, जिससे वे रैलियों, जनसभाओं या प्रचार में सक्रिय नहीं हो सकते। पहले आजम की फायर ब्रांड भाषण शैली मुस्लिम और यादव वोटरों को जोड़ती थी। बदल सकती है यूपी की सियासी तस्वीर। 2027 चुनाव से पहले सियासी समीकरणों में हलचल। मुस्लिम दलित गठबंधन की अटकलें तेज। आजम खान का अगला कदम बना सियासी रहस्य। बसपा में शामिल हुए तो सपा भाजपा दोनों के लिए चुनौती। रिहाई के बाद आजम की भूमिका पर टिकी निगाहें। सपा की एकजुटता की होगी असली परीक्षा। समय तय करेगा आजम का सियासी भविष्य। अखिलेश आजम मुलाकात की तारीख 8 अक्टूबर। आपको बता दें कि ऐसे खबरें हैं कि 8 अक्टूबर की सुबह अखिलेश यादव 10 बजे अमौसी एयरपोर्ट से बरेली के लिए उड़ान भरेंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से वो सीधे रामपुर पहुंचेंगे। यहाँ आजम खान से उनकी करीब 1 घंटे की मुलाकात तय है। 22 सितंबर को जेल से छूटे आजम खान से अखिलेश 16 दिन बाद मिलेंगे। सवाल पूछे जा रहे हैं कि समय सपा के शीर्ष नेताओं के शुमार आजम खान से मुलाकात के लिए अखिलेश ने इतना वक्त आखिर क्यों लगा दिया। चर्चा है कि अखिलेश यादव ने आजम से मुलाकात के लिए 8 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना है क्योंकि उसी के अगले दिन 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी की रैली होने वाली है। चर्चा है कि आजम खान की पत्नी ने मायावती से मुलाकात की थी। ऐसे में आजम खान ने बसपा की ओर किसी झुकाव को साफ करने के लिए अखिलेश उनसे ऐसे मौके पर मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी राजनीतिक वजूद कायम रखने के लिए छटपटा रही मायावती और आजम खान का किसी तरह का गठजोड़ हो। जब आजम के अखिलेश से हुए थे मतभेद, टिकट बंटवारे को लेकर रिश्तों में आई थी तल्खी। खुद के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में आजम खान ने अखिलेश को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाने की सिफारिश की थी। अखिलेश ने रामपुर सीट से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद आजम खान के हवाले से रामपुर के सपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। अखिलेश यादव ने आजम की पसंद को दरकिनार कर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। सियासत में कितने काम आएंगे आजम। बता दें कि आजम खान के प्रति अखिलेश यादव की बेरुखी कोई नई बात नहीं है। आजम खान इस बारे में व्यंग्य भरे लहजे में इशारा भी कर चुके हैं। दरअसल आजम खान समाजवादी पार्टी के हाशिए पर खड़े हैं और यूपी की राजनीति में बसपा का भी आजम जैसा ही हाल है। लेकिन देश के इस सबसे बड़े सूबे में जमीन तलाश रही भीम आर्मी और AIMIM को आजम खान में बारूद नजर आ रहा है। पर सवाल वही है
कि रामपुर और मुरादाबाद के कभी अजय माने जाने वाले आजम अब कमजोर पड़ चुके हैं। कई मुकदमों, स्वास्थ्य समस्याओं, क्षेत्र में पकड़ ढीली होने से उनकी साख पर पट्टा लगा है। वे किसके और कितने काम आएंगे? बता दें कि आजम खां पर करीब 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2023 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में उन्हें 7 साल की सजा मिली और 2004 में रामपुर के डूंगरपुर कॉलोनी में जबरन घर खाली कराने के केस में 10 साल की सजा हुई। बहरहाल इन सजाओं ने उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया। जाहिर है कि उन पर हर वक्त जेल जाने का खतरा मंडराता रहेगा। कोर्ट से पैरोल और जमानत पर छूटे व्यक्ति से राजनीति में बहुत बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब तक कुल 10 मामलों में उन्हें सजा हुई है। अभी दर्जनों मामलों के लिए कोर्ट में आना जाना लगा ही रहेगा। ऐसी स्थिति में उनसे ये उम्मीद करना कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, एक भ्रम हो सकता है। आपको बता दें कि 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा में अखिलेश यादव का एक छत्र राज है। अखिलेश ने पीडीएफ फॉर्मूला अपनाकर मुस्लिम नेताओं की भूमिका खत्म कर दी है। अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। 2024 लोकसभा में एसपी ने यूपी में 37 सीटें जीती थी और आजम की गैर मौजूदगी के बाद भी रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को जीत मिली। हालांकि मुरादाबाद में आजम खां की सिफारिश पर रुचि मीरा को टिकट मिला था। फिर भी अखिलेश यादव आज की तारीख में मुस्लिम समुदाय में इतना मजबूत हो चुके हैं कि शायद उन्हें किसी आजम खां की जरूरत नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव आजम खां जैसे नेताओं की उपेक्षा करके अपने मुस्लिम समर्थकों की भावना से खेलना नहीं चाहते। यही कारण है कि आजम खां की अगुवाई के लिए अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पहुंचे। अब स्वयं अखिलेश भी 8 अक्टूबर को आजम से मिलने रामपुर जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति का तोहफा दिया। सीएम योगी ने छात्रवृत्ति वितरण समारोह में 3,96,000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का हस्तांतरण किया। इस मौके पर सीएम ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी जोरदार हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। अब सितंबर में मिला करेगी छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 4 लाख छात्र छात्राओं को दिवाली गिफ्ट देते हुए छात्रवृत्ति वितरित की। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति सितंबर के महीने में मिल रही है। इसकी सभी विद्यार्थियों को बधाई। पहले जो छात्रवृत्ति फरवरी मार्च में मिलती थी, अब सितंबर में मिला करेगी। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 के पहले छात्रों को छात्रवृत्ति देने में भेदभाव किया जाता था। साल 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने साल 2016, 17 और 17 से 18 की छात्रवृत्ति एक साथ दी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रतीकात्मक तौर पर कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का चेक प्रदान किया। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। आप याद करिए 2017 के पहले, जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी, और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं मिल दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे
उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। यह तो एक इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कई बार विद्यालयों से छात्रवृत्ति के लिए डाटा फीड करने में गलती हो जाती है। ऐसे में छात्र अपने अधिकार से वंचित रह जाता है। इसके लिए एआई के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बना रही है, जिससे कि प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम हो और जैसे ही छात्र का पंजीकरण हो जाए उसके फोन पर पूरी डिटेल उपलब्ध हो और समय पर छात्रवृत्ति पहुँच जाए। आप याद कहो, छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से, यानी सीधे उस छात्र के अकाउंट में पैसा जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए अब उससे समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। एक छात्रवृत्ति एक क्लिक किया, उसके पास पहुंच गई। ऐसे ही 17 में, वर्ष 17 से 2025 तक अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं और इसमें हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, आज तो 9 से 12वीं तक के 4 लाख छात्र छात्राओं को आज इसका लाभ दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी शिक्षा से, अपनी योग्यता से अब हमारे देश और समाज को दिशा दी। सरकार का प्रयास है कि हर छात्र को सहायता मिले, जिससे कि वो अपनी शिक्षा से समाज के विकास में योगदान दे सके। 2047 यह देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। शताब्दी संकल्प का जो अभियान है हमारा कैसे होना चाहिए, इस शताब्दी संकल्प के साथ 2047 के साथ हम सब जुड़ सकें, उस संकल्प के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की, मुझे उसके बारे में बताना है। खासतौर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को और सामान्य छात्रों को जो कक्षा 9 से 12वीं तक के आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जिन 4 लाख छात्रों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं पहले चरण में, इसमें 1,12,000 छात्र प्रथम चरण में आज छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 25,000 छात्र छात्राएं आज इस सुविधा का लाभ यहां प्राप्त कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले साल 60 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी है। इस बार एक नई बात ये होगी कि जो बच्चे किसी भी कारणवश, भले ही वो तकनीकी कारण रहे हों, छात्रवृत्ति लेने से वंचित रहे हैं, उनमें भी इस साल छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही एक ऐसे ऐप का भी विकास किया जाएगा जिसमें बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की पूरी जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कोई भी बच्चा छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में तनातनी का माहौल है। मामला बीएसए की पिटाई का है, जिसमें सियासी बयानबाजी ने मामले को तल्ख बना दिया है। इस रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में सनसनीखेज घटना ने पूरे प्रशासनिक हलकों में हंगामा मचा दिया। बता दें कि पिछले मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल महमूदाबाद विकासखंड के नदवा सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बेल्ट निकालकर उन पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे मामले में अब तूल पकड़ लिया है। आरोपी प्रधानाध्यापक ब्रजेश कुमार वर्मा को तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया और कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया, जबकि विभाग में हमला करने वाले शिक्षक पर निलंबित की कार्रवाई की। बता दें कि हमला करने वाले प्रधानाध्यापक पर उनकी सहायक शिक्षिका को परेशान करने का आरोप था। शिकायत मिलने पर बीएसए ने उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए दफ्तर बुलाया था। वहां दोनों के बीच बहस हो गई।
बहस के दौरान शिक्षक ने अचानक कमर से बेल्ट निकाल ली और मात्र 6 सेकंड में बीएसए पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले के दौरान बीएसए का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया गया, सरकारी फाइलें फाड़ दी गयी और बीच बचाव करने वाले क्लर्क से भी हाथापाई हो गई। घटना के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं इस मामले में घटना के अगले दिन यानी बुधवार को सुबह ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने आरोपी शिक्षक के पक्ष में लामबंद होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूरा दिन प्राथमिक विद्यालय के गेट पर ताला लटका रहा। ग्रामीणों और बच्चों का आरोप था कि आरोपी शिक्षक विजेंद्र वर्मा को फंसाया गया है। क्या समस्या है अब? हमारे स्कूल का ताला तोड़ दिया है। तो पढ़ने नहीं जाना है क्या? पढ़ने जाना है। तो पढ़ने जाओ। हमारे सर नहीं आए। अच्छा, सर नहीं आए। कुछ बच्चों के नाम क्या नाम है? वहीं इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीएसए और शिक्षक के मामले में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए इसे पीडीए पर अत्याचार बताया था। जिन गांवों में पीडीए समाज के लोग अधिक हैं और उनमें भी मल्ला जैसे समाज जिनके बीच पीडीए की नई चेतना का प्रसार हो रहा है, वहां भाजपा सरकार पीडीए पाठशाला खुलने के डर से अब सीधे स्कूल बंदी नहीं करवा पा रही है, तो सत्ता सजातीय लोगों के द्वारा टीचर न भेजकर झूठी हाजिरी लगाने का दबाव प्रधानाध्यापकों पर बनवा रही है। ये भी स्कूल बंदी का ही एक और तरीका है। ऐसा सत्ता पोषित उच्च अधिकारियों के दुर्व्यवहार से जो अंतहीन आक्रोश उपजता है, वो अंतः हिंसक भी हो उठता है। नाइंसाफी या भ्रष्टाचार की अति की ही ये परिणति है। भाजपा ने शिक्षा का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पीडीए समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित रखने की ये साजिशें अब और नहीं चलने वाली। भाजपा जाए तो स्कूल खिलखिलाए। नरेंद्र सिंह वर्मा, सांसद। मामले में स्थानीय भाजपा विधायक आशा मौर्य ने बुधवार की शाम बयान जारी करते हुए कहा कि गुरुवार की सुबह विद्यालय खुलेगा। गुरुवार की सुबह विद्यालय नदवा में विधायक आशा मौर्य पुलिस और विभागीय जिम्मेदारों के साथ पहुंची। यहां बच्चे और ग्रामीण पहले से मौजूद थे। बच्चों और ग्रामीणों के सामने विधायक की मौजूदगी में विद्यालय में पड़े ताले को तोड़ा गया, जिसके बाद विद्यालय की मौजूदगी में ही विद्यालय के कक्ष साफ कराए गए। बिना किसी अध्यापक के इस विद्यालय में गुरुवार को 2 अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र अटैच किया गया और 2 विद्यालय पहुंचे, लेकिन बच्चों ने जेल गए आरोपी शिक्षक को वापस लाने की बात कहते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। नए स्टाफ के आने और विद्यालय खुलने के बाद भी कोई भी बच्चा विद्यालय नहीं पहुंचा। इसी बीच सोशल मीडिया पर आरोपी शिक्षक और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के बीच बातचीत एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें बीएसए आरोपी और जेल गए प्रधानाचार्य पर विद्यालय ने तैनात सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता की गैर मौजूदगी की अटेंडेंस लगाने की बात का दबाव बनाते सुने जा सकता है। आपको जो कह रहे हैं वो आप करिए, गांव की चिंता आप मत करिए। गांव की शिकायत आएगी तो हम देखेंगे, है ना? आप नहीं मैनेज करें। क्या समस्या है? गांव वाले क्या कहते हैं? उससे मैडम तो नहीं आ रही ये मेडिकल पे तो अभी तो बता रहे हैं सर मेडिकल पे, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में क्या बताता है? ये एक तो उनकी गाड़ी जो है बिल्कुल प्रधान के घर के सामने निकलती है सर। गाँव का पहला आप लोग टाइम से आते हैं? नहीं, हम लोग तो आते ही हैं टाइम। हाँ, कल से सेफ्टी मंगाना शुरू करें अगले 1 साल तक। आप मंगा लीजिए आप सर, लेकिन अब जो है उसके सम्मान के लिए जो है आप एक दिन आप उसको मैंने बुलाया है इसके लिए, तो कहानी समझा रहे होंगे। नहीं, बता रहा हूँ समस्या पता ही नहीं है कि जो विद्यालय में कितने बजे कौन पहुँचता है। मैं तो जानकारी कर नहीं सकता हूँ। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं सर। बता रहा हूँ तो आप ऐसा करिए कि हफ्ते में 1 दिन तो मैनेज कर लूँगा। हफ्ते में 1 दिन आप हैं बनना हो तो 1 दिन रेस्ट कर लें और अपना जो है चल जाए। 1 आदमी तो चल जाएगा, लेकिन ये डेली वाला तो अभी बहुत लंबा टाइम है।
ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुरुवार की दोपहर सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता को भी निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि इस विद्यालय में 3 लोगों का स्टाफ था, जिसमें सरकार विरोधी पोस्ट डालने के कारण एक शिक्षक को 1 माह पूर्व निलंबित किया गया। वहीं बीएसए में से मारपीट मामले में विद्यालय के इंचार्ज और ऑडियो वायरल होने के बाद सहायक अध्यापिका को भी निलंबित कर दिया गया। वहीं मामले में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने जेल गए प्रधानाचार्य के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्टें साझा की। साथ ही गुरुवार को ही सांसद राकेश राठौर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बीएसए दफ्तर दलालों के अड्डा है। बेहद ये अशोभनीय घटना है और निंदनीय है, लेकिन उसके साथ साथ उस घटना के पीछे भी जाने की जरूरत है। किन कारणों से एक शिक्षक इतना आक्रोशित हो जाता है कि वो सीसीटीवी के सामने, प्रत्येक अध्यापक को पता है, प्रत्येक शिक्षक को पता है, बीएसए कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को पता है कि वहाँ सीसीटीवी लगा है, और सीसीटीवी के सामने अगर कोई आक्रोशित होकर इस तरीके की घटना कर बैठा तो उसके पीछे के कारणों को भी जानने की जरूरत है। पूरा घटनाक्रम बेहद ही अक्षम्य है और बेहद ही गैर जिम्मेदारी वाला है, पक्षपातपूर्ण है। वहाँ पे जो शिक्षिका तैनात थी, बीएसए अपने व्यक्तिगत कारणों से उनको वहाँ से कार्य से विरत रखे थे। जिस काम की उनके पास जिम्मेदारी थी उस कार्य से विरत रखे उस शिक्षक के ऊपर दबाव बना रहे थे कि ज़बरदस्ती उनका अटेंडेंस भरें, उनका साइन कराएं, उनका अटेंडेंस भरने वगैरह आए। ये एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें स्पष्ट है कि वो उनके ऊपर दबाव बना रहे थे। अब एक प्रधानाध्यापक के ऊपर अगर इस तरीके का दबाव बनाए कि बगैर टीचर जाए कि उनके साइन कराए जाए, उनकी उपस्थित दर्ज कराई जाए, ये अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, अगर वहाँ एक सीसीटीवी का फुटेज तो दिखाया बीएसए में, लेकिन वहाँ कई कैमरे लगे हैं। उस ऑफिस में जाने से पहले बीएसए के खास लोगों के द्वारा उस शिक्षक के साथ अभद्र बर्ताव किया गया, जो जानकारी मिली है। आपको बता दें कि निलंबन को लेकर जारी किए गए आदेश में बताया गया कि शिक्षिका को बीएसए में पेश होकर 21 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक स्कूल में अनुपस्थित रहने को लेकर जवाब देने का निर्देश दिया गया था, पर वह तय तिथि 23 सितंबर को सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का